नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बर्गेस के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत को और ये देखा था कि संकेंद्रीय वलय सिद्धांत में बर्गेस महोदय ने नगर के अलग अलग कार्यों को किस प्रकार से नगर के केंद्र से बाहर की ओर उन्होंने विभिन्न 5 पेटियों में या आप कह सकते हैं 5 वलयों में विभाजित किया था। ये बात हमने पिछली क्लास में सीखा था कि सीबीडी संक्रमण क्षेत्र या निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र, उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र और एक पेटी सबसे बाहर की अभिगमनकर्ताओं की पेटी के रूप में बर्गेस ने अपना सिद्धांत पूरा किया था। लेकिन उसकी जो उस सिद्धांत की जो कमियां थी उसे होमर व्हाइट महोदय ने उजागर किया और उनकी आलोचना करते हुए इन्होंने होमर व्हाइट महोदय ने 1939 में यह सिद्धांत दिया था। ये डेट महत्वपूर्ण है, 1939 में। और इन्होंने बताया अपने सिद्धांत में कि जो नगर होते हैं उनका जो भूमि उपयोग है या नगरीय क्षेत्रों में जो कार्य हैं, कार्यों के आधार पे या उनकी संरचना जो है वो वलयों के रूप में या गोलाकार रूप में ना मिलकर के खंडों के रूप में मिलती है। अर्थात इन्होंने कहा कि नगरीय भूमि उपयोग का प्रतिरूप मुख्यतः नगर के केंद्र से विकसित यातायात मार्गों के सहारे निर्भर करता है। अर्थात नगरीय जो प्रतिरूप है वो वलय में ना होकर के, जैसा कि बर्गेस ने बताया, बल्कि जो नगर के केंद्र से जो विकसित मार्ग हैं या सड़क मार्ग हैं उनके सहारे या विन्यास होता है या उनके सहारे नगरों का विकास होता है, जिससे कि नगरीय भूमि का विकास खंडीय रूप में या खंड के रूप में होता है, खंड के रूप में उसके प्रतिरूप का निर्माण होता है, ऐसा इन्होंने बताया। यानी तो होमर व्हाइट का कहना था कि अलग अलग आर्थिक क्रियाकलाप नगर के अलग अलग खंडों में विकसित होते हैं या अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होते हैं। होमर व्हाइट महोदय ने भी अपने सिद्धांत को क्या किया, 5 खंडों में विभाजित किया। जहां पर बर्गेस महोदय ने वलयों में विभाजित किया था, यहीं पर व्हाइट महोदय ने कहा कि नहीं, वलय में नगर का प्रतिरूप या नगर का विकास नहीं होता है, बल्कि वो कई खंडों में नगरों का विकास होता है। अलग अलग खंडों में अलग अलग आर्थिक क्रियाकलाप नगर के पाए जाते हैं। तो इन्होंने 5 खंडों में बांटा। पहला खंड जो इन्होंने बताया वही सीबीडी वाला, कि ये जो है पहला खंड सीबीडी का क्षेत्र होता है। दूसरा खंड इन्होंने संरचना, देखिए नगर की संरचना बर्गेस ने गोलाकार बनाई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, कई खंडों में इसको बांट दिया। इन्होंने बताया कि जो पहला खंड होता है ये सीबीडी वाला क्षेत्र होता है। इसकी विशेषताओं में इन्होंने कहा कि ये क्षेत्र सबसे केंद्र में होता है। इन्होंने बताया कि यहीं से नगर की उत्पत्ति होती है, यानी जो केंद्र है इसका, ये वाला जो हिस्सा है, यहीं से क्या है, नगर की उत्पत्ति होती है। ये सीबीडी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर खुदरा, फुटकर और थोक दोनों तरह के क्या होते हैं, व्यापार होते हैं। और यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यह है कि इस क्षेत्र में ट्रैफिक की समस्या, प्रदूषण की समस्या, ध्वनि प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा होती है और प्रकाश प्रदूषण भी ठीक ठाक होता है। यहाँ की दुकानें छोटी होती हैं, किंतु दुकानों के जो गोदाम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र विशेष, यानी जो नगर का पूरा प्रभाव क्षेत्र होगा, नगर का जो प्रभाव क्षेत्र है मान लीजिए काफी दूरी तक जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये फैला होता है। तो नगर के प्रभाव क्षेत्र की जितनी भी सांस्कृतिक वस्तुओं की जो आवश्यकता होती है वो सब आप इस सीबीडी क्षेत्र में पाएंगे। यही सीबीडी का नाम की जो बात आती है तो अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम है। जैसे कहीं पे चौक बोला जाता है, तो कहीं पे घंटा घर, तो कहीं पे मंडी बोल दिया जाता है। अलग अलग शहरों में इसका अलग अलग नाम होता है। यानी आप कहते हुए लोगों से जरूर सुने होंगे कि जो पूरे शहर में नहीं मिल रहा है, लोग सलाह देते हैं कि चौक चले जाइए, वहां पे पक्का मिल जाएगा। यानी इस क्षेत्र में वो हर वस्तु मिलती है जो उस क्षेत्र की आवश्यकता होती है। फिर इन्होंने बताया दूसरे खंड के बारे में कि दूसरा खंड जो है वो थोक एवं हल्के विनिर्माण का जो क्षेत्र होता है। और इन्होंने बताया कि ये क्षेत्र केंद्र से जो प्रमुख मार्ग है, ये ग्रीन वाली लाइन जो है, इन्होंने कहा कि केंद्र से प्रमुख जो मार्ग हैं उनके सहारे विकसित होती है। ये देखिए केंद्र से ये मार्ग ऐसे जा रहा है, ये मार्ग ऐसे जा रहा है, तो द्वितीय जो पेटी है उसका विकास कैसे हो रहा है, इस मार्ग के सहारे ज्यादा दूर तक विकसित हो रही है। जबकि जहां मार्ग नहीं है वहां पे इसका विकास यहीं तक हो रहा है, ठीक है, लेकिन जहां मार्ग है वहां इसका विकास काफी दूरी तक हुआ है। आप ये देख सकते हैं चित्र में कि जिस क्षेत्र में इसको मार्ग मिल गया है तो द्वितीय पेटी का विकास जो है उस क्षेत्र में अधिक दूरी तक गया है। और जहां पे मार्गों की स्थिति नहीं है, मार्ग नहीं है, वहां पे इनका विकास जो है वो बहुत थोड़ी दूर तक हुआ है। तो मार्गों के सहारे इस खंड का विकास ज्यादा दूरी तक होता है। थोक और हल्के विनिर्माण वाला क्षेत्र होता है। इन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में जो सीबीडी क्षेत्र में जो छोटी दुकानें होती हैं उनके बड़े गोदाम जो होते हैं वो द्वितीय सेक्टर में ही या सेकंड सेक्टर में क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। क्योंकि बड़े गोदाम और उद्योगों का या हल्के या छोटे भी उद्योगों का सीबीडी वाले क्षेत्र में विकास पर प्रतिबंध होता है कि भाई जब यहाँ पे उद्योग विकसित होंगे तो ट्रांसपोर्ट आएगा तो बड़ी भारी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे चूंकि ये सबसे पुराना सेंटर होता है, यहाँ पे पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, पुरानी तरीके से बसा हुआ जो नगर रहता है वही मूल रह जाता है। यहाँ पे मकान को तोड़कर दोबारा बनाना भी क्या होता है, मुश्किल कार्य होता है। इतनी सघनता होती है यहाँ पे, क्योंकि छोटे और उद्योगों का विकास यहाँ नहीं हो सकता। इसलिए सीबीडी से ही लगा हुआ क्षेत्र एक विकसित होता है जो सड़क मार्ग का सहारा लेकर के विकास होता है जिसका। और उस क्षेत्रों में सीबीडी में जो दुकानें हैं या छोटे छोटे प्रतिष्ठान हैं उनके गोदाम और उनका जो
बड़ा रूप है वो कहाँ मिलता है, द्वितीय सेक्टर में मिलेगा। और इसका एक पर्पज ये भी होता है कि अगर ये सड़क मार्ग के सहारे द्वितीय सेक्टर में यहाँ विकसित हो रहे हैं तो यहाँ विकास होने से क्या है, ये सीबीडी वाले क्षेत्र से क्या है, कनेक्टेड है। तो इन्होंने व्हाइट महोदय ने तीसरे खंड की बात किया और कहा कि यह निम्न रिहायशी क्षेत्र होता है। वही सारी विशेषताएं जो हमने बर्गेस के सिद्धांत में पढ़ा वही सारी विशेषताएं यहाँ भी होती हैं। क्योंकि निम्न रिहायशी क्षेत्र है अर्थात ये श्रमिक वर्ग यहाँ पे रहते हैं और श्रमिक वर्ग की जरूरत क्या होती है, सीबीडी वाले क्षेत्र में काम करना है उन्हें लगातार दिन भर। वो सीबीडी क्षेत्र छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जाएंगे रहने के लिए, वो कहाँ रहेंगे, ये क्षेत्र उनका विकसित होता है। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र विकसित होता है जो कि सीबीडी से क्या है, लगा हुआ क्षेत्र है। एकदम किनारे किनारे आप देखेंगे खंडों में विकास हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा सड़क मार्ग पा गए हैं तो थोड़ा आगे चले गए हैं और फिर यहाँ पर जो है द्वितीय सेक्टर के बगल में ही ये क्षेत्र का विकास होता है। ये बात इन्होंने कही। और फिर इन्होंने चौथी अवस्था बताई मध्यम श्रेणी आवास की। इसका अर्थ हो गया कि इसमें वो लोग हैं जो प्रथम श्रेणी यानी जो सीबीडी क्षेत्र में और जो द्वितीय सेक्टर में जो मालिक का काम करते हैं। मालिक का अर्थ हो गया कि इन दो सेक्टरों में यानी थोक एवं हल्के विनिर्माण वाले क्षेत्र में और जो सीबीडी वाले क्षेत्र में जिनकी दुकानें हैं, जिनके उद्योग धंधे हैं, अरे हैं, वकील लोग हैं या क्लर्क हो गए, वो चूंकि थोड़ी सी अच्छी जिंदगी या अच्छे लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर निम्न रिहायशी क्षेत्र में रहना वो पसंद नहीं करते हैं, यानी जो तीसरा सेक्टर है इसमें रहना वो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इससे और ज्यादा महंगा जीवन वो जी नहीं सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। फिलहाल वो जो श्रमिक मजदूर हैं उनसे थोड़ा सा उनकी आय क्या है वो अधिक है, तो वो क्या करते हैं, वो चौथे वर्ग में विकसित होते हैं। थोड़ा सा जो तीसरा वर्ग या निम्न रिहायशी क्षेत्र है ये वाला इसी के जस्ट क्या है, बगल में बाहर की तरफ नगर के केंद्र के बाहर की तरफ इनका विकास होता है। तो ये वहां पे एक कॉलोनी डेवलप होती है जहां पे निम्न रिहायश जो निम्न वर्गीय क्षेत्र हैं या निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनसे थोड़ी सी ज्यादा इनकी आय होती है, तो ये थोड़े और बेहतर मकानों में रहना शुरू करते हैं, जिसका विकास कहीं ना कहीं जो निम्न रिहायशी क्षेत्र है उसके जस्ट बाद ही होता है। क्योंकि इनको भी कार्य करने के लिए यही क्षेत्र आना है, सीबीडी और जो हल्के और थोक निर्माण उद्योग है वहीं पे इनको काम करना है, यानी पहले और दूसरे सेक्टर में। तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं, लेकिन निम्न रिहायशी क्षेत्र के तुरंत बाद इनका विकास हो जाता है। और फिर इन्होंने बताया चौथा पांचवा वर्ग की उच्च श्रेणी के जो आवासीय क्षेत्र हैं, यानी जो अच्छे कामगार हैं या अच्छी पेमेंट उठाते हैं, जो थोड़ा सा अमीर जैसे हैं, इसका विकास जो है वो सीबीडी से ही लगे हुए किसी सड़क मार्ग के सहारे काफी दूरी तक होता है। यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे बिजली, पानी, सुरक्षा, सिक्योरिटी भी, सीवरेज की भी और पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था होती है क्योंकि ये सड़क मार्ग है। अब चूंकि सड़क मार्ग है तो इसके सहारे ये विकसित हुए हैं, तो इन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट मिल जाता है। कहाँ, सीबीडी क्षेत्र में पहुंचने के लिए, क्योंकि इनका भी काम क्या है, ये थोड़ा सा उच्च वर्गीय है, मालिक हो गए प्रतिष्ठानों के, फिर इनके डायरेक्टर हो गए, कोचिंग संस्थानों के डायरेक्टर हो गए, जज हैं या और भी जो बहुत ही हायर क्लास के लोग हैं, उच्च वर्गीय लोग हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना आवास, इनका जो क्षेत्र है वो विकसित होता है। कोई भी एक सड़क मार्ग पकड़ के या कई सड़क मार्ग निकले हैं जिनपे अलग अलग क्षेत्रों में आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कॉलोनीज डेवलप होती हैं और यहाँ पे वो सारी सुविधाएं होती हैं जो एक व्यक्ति की या मानव समुदाय की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन सब का विकास इस क्षेत्र में हुआ रहता है। होमर आर्ट का जो खंड सिद्धांत है ये वास्तव में बर्गेस का जो सिद्धांत था, भाई बर्गेस ने इन सब को क्या कर दिया था, गोल गोल कर दिया था, वलयों में बांट दिया था और उन्हीं सिद्धांत में, बर्गेस के वलय सिद्धांत में ही इन्होंने क्या किया, संशोधन कर दिया थोड़ा सा और बन गया ये खंड सिद्धांत। और इन्होंने इस सिद्धांत में इस बात पर जोर दिया है कि एक प्रकार का भूमि उपयोग प्रतिरूप एक निश्चित खंड में ही आ जाता है और उसका विकास उसी खंड में होता है। तो व्यवहार में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नगर जैसे जैसे विकास करता है उसका आकार क्या होता है, बाहर की ओर बढ़ता जाता है। तो एक प्रकार से किसी एक केंद्र का या खंड का विकास ना होकर के कई केंद्रों का विकास हो जाता है नगर में, कई सेंटर होते हैं नगर में। तो इनकी जो प्रमुख आलोचना या इस सिद्धांत की जो प्रमुख कमियां थी वो यही थी, जैसे जैसे नगर का विकास होता है, केंद्र से बाहर की ओर नगर का विकास या प्रसार होता है, तो वो कई केंद्रों के साथ उसका विकास शुरू होता है। फिर नगर में जब नगर का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो नगर में कई सारे केंद्र विकसित होते हैं या नाभिक विकसित होते हैं, जो सेंटर पॉइंट होते हैं। वो बहुत बड़े नगर में कई सारे केंद्र उत्पन्न हो जाते हैं, यानी एक से अधिक केंद्रों का विकास भी होता है। आप जितने भी बड़े नगर हैं, आप महानगर या बृहद नगर की आप बात करें तो वहां देखेंगे तो कोई एक सेंटर या एक चौक नहीं होता है। दिल्ली जैसे महानगरों को देख लें तो कई सारे केंद्र वहां पे क्या होंगे, पाए जाते हैं। जैसा कि खंड सिद्धांत में एक केंद्र की बात की कि सारे के सारे वर्ग क्या है, इस केंद्र से यानी सीबीडी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो द्वितीय सेक्टर हो, चाहे वो तृतीय सेक्टर हो, चाहे वो चतुर्थ सेक्टर हो या फिर ये पांचवा सेक्टर हो। ये पांच के पांचों सेक्टर क्या है, एक केंद्र से जुड़ते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी कमी है कि जो कुछ आधुनिक जो बहुत बड़े नगर हैं जिनका विकास बड़े आकार में हो गया है, उनमें कई सारे नाभिक या कई सारे केंद्र पाए जाते हैं।
इसी आलोचना के साथ हैरिस और उलमैन महोदय ने अपना बहुनाभिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसी भी नगर में या विकसित नगर में नाभिक या केंद्र की होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसा उलमैन और हैरिस महोदय ने बताया। इनके अनुसार जब नगर का आकार बड़ा हो जाता है या विस्तृत आकार हो जाता है नगर का, नगर के बाहरी भाग में भी कुछ नाभिक, कुछ केंद्र विकसित होते हैं, बाहरी भाग में भी कुछ नाभिकों का विकास होता है। अर्थात नगर का जब विकास होता है तो ना वो वलयाकार रूप में, यानी जैसा कि शुरू में बर्गेस महोदय ने बताया, और ना ही खंड के रूप में जैसा कि हमर हाइट ने बताया विकसित होते हैं, बल्कि एक नए केंद्र के रूप में होते हैं, जो कि भूमि उपलब्धता पर निर्भर करता है कि नगर जो बाहर की तरफ विकास कर रहे हैं, जिस हिसाब से होमर हाइट ने बताया कि खंड में विकसित होते हैं नगर, या बर्गेस ने बताया कि वलय के रूप में विकसित होते हैं नगर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हैरिस और उलमैन ने बताया कि भाई जब नगर का विकास हो रहा है बाहर की ओर, तो उसका विकास जरूरी नहीं है कि जैसा सिद्धांत है ऐसा हो। संभव है कि वो जो भूमि है, बाहर जैसी भूमि की उपलब्धता होगी, बिना भूमि के तो नगर का विस्तार होना नहीं है। तो जिस दिशा में, जिस रूप में या जिस प्रतिरूप में भूमि की उपलब्धता होगी, नगर का विकास उसी रूप में या उसी स्वरूप में होगा। ठीक है, वो किसी खंड सिद्धांत या फिर वलय सिद्धांत को नहीं मानता है, बल्कि बाहर की तरफ भूमि की उपलब्धता निर्धारित करता है कि नगर का आकार कैसा हो। तो उलमैन और हैरिस ने बहुनाभिक सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए नगर आकार की का जो प्रतिरूप प्रस्तुत किया, वो प्रतिरूप ये है, और इन्होंने 9 भागों में, या नगरीय प्रतिरूप है उसे 9 खंडों में विभाजित करते हुए सिद्धांत को दिया, और बताया कि पहला खंड जो होगा वो सीबीडी का क्षेत्र होगा या केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होगा। यहाँ से नगर की उत्पत्ति होती है, ये किसी भी नगर का केंद्रीय भाग होता है सीबीडी, और यहीं से नगर की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। और ये वही क्षेत्र है केंद्र का, जहां पर ये वही क्षेत्र है केंद्र का केंद्रीय क्षेत्र, जहां पर थोक और फुटकर रूप में लगभग प्रत्येक वस्तु की उपलब्धता होती है, यानी हर वस्तु इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, चाहे वो फुटकर हो या थोक अवस्था में पाई जाती है। यहाँ ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या उच्च स्तर पर बनी होती है, और ये क्षेत्र काफी विकसित अवस्था में होता है। यहाँ की दुकानें छोटी और प्रतिष्ठानों के जो गोदाम है वो बहुत बड़े होते हैं। फिर इन्होंने बताया इन्होंने कहा दूसरी पेटी का जो विकास होता है वो थोक और हल्के विनिर्माण का विकास होता है, जो सीबीडी से एकदम क्या है, सटा हुआ क्षेत्र होता है। सीबीडी से ही सटा हुआ पश्चिम में एक क्षेत्र विकसित होता है थोक व्यापार एवं हल्के विनिर्माण उद्योगों का। तो यहाँ पर थोक व्यापार और हल्के विनिर्माण उद्योग इसलिए विकसित होते हैं ताकि ये सीबीडी से डायरेक्टली क्या करें, जुड़े रहे, उसी के पास हो, उससे जुड़े रहे, क्योंकि जो भी इनका व्यापारिक वस्तु है या विनिर्माण वस्तु है, उनका मेन केंद्र कहाँ पे है, सीबीडी में ही है। ये सीबीडी क्षेत्र से जुड़े रहे, इसलिए इसके पश्चिम में ही दूसरी पेटी का विकास होता है। ठीक है, और फिर इन्होंने बताया तीसरा निम्न रिहायशी क्षेत्र। पहला क्या था इनका, सीबीडी वाला क्षेत्र, दूसरा क्या है, थोक व्यापार एवं हल्के विनिर्माण, और तीसरा इन्होंने कहा निम्न रिहायशी का क्षेत्र। निम्न रिहायशी क्षेत्र का अर्थ यह हो गया कि ये निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र है, जहां पर ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग रहते हैं जिनका जो कार्य है वो क्या है, विनिर्माण क्षेत्र या हल्के व्यापार और हल्के विनिर्माण क्षेत्र में हो, या फिर केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र से ये जुड़े रहे, क्योंकि ये श्रमिक वर्ग होता है और इनका जो कार्य होता है वो मुख्य रूप से कहाँ होता है, इन 2 सेक्टरों में, सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में इनका प्रमुख कार्य है, यहीं पे ये सेवाएं देते हैं। तो इसीलिए इनके चौतरफा चारों तरफ तीसरी पेटी का विकास होता है। आप देख रहे होंगे एक पेटी ये है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ पे। इन्होंने इसके 3 सेंटर बताए कि 3 खंडों में इस क्षेत्र का विकास होता है। अब चूंकि यहाँ श्रमिक वर्ग है जिनको इन 2 सेक्टरों में क्या करना है, सेवाएं देनी है। देखिए चित्र आप लोग शुरुआत में ही बना लें, क्योंकि बार बार मार्कर चलाने से बाद में संभव है कि आपको समझ में ना आए। और फिर इन्होंने चौथे स्तर में बताया कि जो चौथी पेटी का विकास हो रहा है वो मध्य वर्गीय पेटी होगी, या मध्य आय वर्गीय पेटी आप लिखनी, मध्य आय वर्गीय आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र। चौथी जो पेटी इन्होंने बताई वो बताया कि जो सीबीडी है उसके जस्ट पूरब में विकसित होती है, ये पेटी है, ये मध्यम रिहायशी क्षेत्र होती है। अब चूंकि ये थोड़ा सा जो निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र है या श्रमिक वर्ग का आवास है, तीसरी पेटी में जो विकसित हुए हैं उनसे थोड़ा सा इनकी आय अधिक होती है। ये कर्मचारी वर्ग होता है जो कि श्रमिक वर्ग से थोड़ा सा ऊपर का वर्ग है, इसकी आय उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये सामान्यतः निम्न रिहायशी क्षेत्र में रहना नहीं चाहता, और जो उच्च रिहायशी क्षेत्र है उसमें ये रह नहीं सकता, इसलिए ये बीच में यहाँ पर इसका विकास होता है। अब चूंकि इनका भी कार्य क्या है, सीबीडी क्षेत्र में है, तो ये सीबीडी से लगे हुए
इनका क्षेत्र विकसित होता है जहां पे मध्यम रिहायशी लोग रहते हैं। और फिर इन्होंने बताया पांचवी अवस्था या पांचवें क्षेत्र का विकास की बात किया, जिसमें इन्होंने कहा कि उच्च रिहायशी लोग रहते हैं जो अच्छे पद पर हैं, अधिकारी वर्ग हो गया या फिर डायरेक्टर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हैं। ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं इनका विकास जो मध्यम वर्गीय रिहायशी क्षेत्र है इसके जस्ट बगल बाहर की तरफ नगर के होता है, ये क्षेत्र होता है इनका, जहां पे इनका विकास हुआ रहता है। और इस क्षेत्र में चूंकि यहाँ पे अमीर लोग हैं, रईस लोग रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र का जो मूलभूत जरूरतें हैं उसका विकास बहुत अच्छा हुआ रहता है। पार्क का विकास है, चाहे स्कूल हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर सड़क अवसंरचना का विकास हो, प्रदूषण जैसी चीजें यहाँ नहीं होंगी, अच्छा वातावरण रहेगा। और छठा वर्ग इन्होंने बताया कि जो 6वें सेक्टर का विकास होता है वो ये है जिसमें भारी विनिर्माण उद्योगों का निर्माण हुआ रहता है। भारी विनिर्माण उद्योग का विकास वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे ये जो होता है ये नगर के कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिम स्थित पेटी होती है। इस पेटी में क्या है कि जो भारी विनिर्माण इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, उनकी अवस्थापना यहाँ पे की जाती है। कॉर्नर में आप देखेंगे कि जो नगर है उसके दक्षिण और पश्चिम में इनका विकास हुआ है। कारण यही है कि भाई इनको थोड़ा कोने में रखा जाए, किनारे रखा जाए, ताकि प्रदूषण का प्रभाव जो है वो बाकी नगरों पे कम से कम पड़े। ये यहाँ पर होने का मतलब हो गया कि भाई यहाँ से तृतीय सेक्टर से मजदूर, श्रमिक वर्ग भी इनको मिल जाएंगे। ये जो है एकदम लगा हुआ क्षेत्र है, आप देखेंगे निम्न रिहायशी क्षेत्र जो है वो क्या है, एकदम इससे लगा हुआ क्षेत्र है, तो इनको श्रमिक भी आसानी से मिल जाएंगे और ये नगर से बाहर की तरफ भी रहेंगे, जिससे कि नगरीय क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या भी कम से कम उत्पन्न होगी। अब चूंकि भारी विनिर्माण उद्योग है तो इन्हें बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है। रोड पे ट्रैफिक की समस्या ना हो, जो हैवी मोटर वाहन है उनका आना जाना यहाँ पे सामान्य रहे, इसलिए यहाँ पे नगर के दक्षिण पश्चिम में विकसित किए जाते हैं। फिर 7वां सेक्टर इन्होंने बताया कि जो 7वीं पेटी का विकास होता है वो फुटकर व्यापार की बाह्य पेटी होती है। यहाँ पर यानी चतुर्थ श्रेणी और 5वीं श्रेणी के बीच में स्थित होते हैं ये फुटकर व्यापार की बाह्य पेटी। फुटकर व्यापार की बाह्य पेटी कारण क्या है, इनका यहाँ विकास होने का कारण सिंपल सा है कि भाई जब एक बड़ा वर्ग, मध्यम रिहायशी वर्ग यहाँ पे विकसित हुआ है और उसके बगल में जाकर के क्या है उच्च रिहायशी क्षेत्र का विकास हुआ है, तो बीच में एक ऐसे सेंटर की जरूरत है जहां पे क्या हो, फुटकर और हल्की विनिर्माण की चीजें इनको आसानी से मिल सके। क्योंकि जो 5वें सेक्टर में जो लोग रह रहे हैं, उच्च रिहायशी लोग जो हैं या जो उच्च रिहायशी क्षेत्र है, इनको अगर सीबीडी क्षेत्र में अपनी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए आना पड़ेगा तो काफी समय और संसाधन का नुकसान होगा। तो सीबीडी क्षेत्र में इन्हें ना आना पड़े, इसलिए यहाँ पे एक छोटी सी आप कह सकते हैं एक मार्केट डेवलप होगी जिसमें फुटकर व्यापार की वस्तुएं हैं वो इनको आसानी से उपलब्ध हो सके। फिर 8वीं पेटी का जो विकास है अनुषंगी नगर का, जब नगर में प्रदूषण, जनसंख्या दबाव, यातायात के साधनों पे दबाव, शोर शराबा जैसी स्थिति बहुत ज्यादा बन जाती है, तो नगर से लोग बाहर होकर के जो रिहायशी लोग हैं, जो उच्च वर्गीय लोग हैं, जिनकी इनकम अच्छी खासी है, वो नगर से बाहर होकर के किसी भी सड़क मार्ग के सहारे एक छोटे से नगर का विकास करते हैं। वहां पे वो क्या करते हैं, दिन में तो काम वो नगर में कर रहे हैं लेकिन रात में अपने आवास पे यानी ये अनुषंगी नगर में आ जाते हैं। ये किसी प्रमुख मार्ग के सहारे मुख्य नगर से जुड़ा हुआ होता है। किसी भी नगर से 10, 20, 30 किलोमीटर की दूरी पर आप देखेंगे कि एक छोटे से कस्बे का विकास हुआ है जहाँ पे उच्च आय वर्ग के लोग निवास करते हैं। ये भी रिहायशी क्षेत्र का ही क्या है, हिस्सा है, यानी उच्च रिहायशी क्षेत्र का हिस्सा है। 9वां पेटी इन्होंने बताया वो औद्योगिक उपनगर ये क्षेत्र होता है। नगर के दक्षिण पश्चिम में मुख्य मार्ग के सहारे काफी दूरी पे जाकर के ये इंडस्ट्रियल जोन विकसित होता है। आप देखेंगे कुछ नगरों में कि नगर से बाहर काफी दूरी पे 20-30 किलोमीटर की दूरी पे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जाता है। वो जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित हो रहा है वो कहीं ना कहीं औद्योगिक उपनगर कहलाता है, क्योंकि यहाँ भी एक नगर का माहौल बनेगा, इंडस्ट्रीज होगी और श्रमिक वर्ग आएंगे भाई श्रम सेवा देने के लिए, तो उनके लिए आवासीय क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ पे आवास बनेंगे, लोग रहेंगे, तो फिर उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे अवसंरचना का विकास होता जाएगा और एक उपनगर का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, तो ये मुख्य मार्गों से ये भी जुड़ा रहता है। ये तो बात हो गई हैरिस और उलमैन के बहुनाभिक सिद्धांत की, जो उन्होंने 1945 में दिया था और नगर विकास प्रतिरूप को 9 खंडों में या 9 सेक्टर्स में उन्होंने बांटा था और बताया कि जो विभिन्न आवश्यक कार्य हैं उन कार्यों के आधार पर नगर में वो अलग अलग क्षेत्रों में विकसित होते हैं और उनके बहुत सारे केंद्र होते हैं, बहुत सारे नाविकों के रूप में उनका विकास होता है। और इस प्रकार इन्होंने नगर विकास प्रतिरूप का सिद्धांत कंप्लीट किया।